अगला सवाल है आपके सामने कि किस प्रकार का मिश्रण शुद्ध नहीं होता है। तो इसकी अगर हम बात करें जिसमें एक से अधिक पदार्थ होते हैं वो शुद्ध नहीं होते, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ हैं? तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नमक क्या है? तो नमक आपका कंपाउंड है, मतलब यौगिक है। आगे स्वच्छता की दृष्टि से शुद्धता का क्या महत्व है? शुद्धता की महत्व की अगर बात करूँ तो ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, पर्यावरण के लिए जरूरी होता है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। इसके बाद अगला सवाल है आपके सामने कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? छोटा वाला जी का मान बताना। तो इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भैया इस बार तो हम कांड करने वाले हैं बिहार पुलिस के अंदर, किसी तरह से कहीं से भी हम पेपर ले आएंगे और उसके बाद अपना काम बना लेंगे, भैया गलत फहमी में पल रहे हो। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आप भूल ही जाना अपने वर्दी के सपने। तो वैसे जो चोर लोग बैठे होते हैं इंतज़ार में, वो लोग भूल जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर आप बैठने वाले हो, क्वालिफाई करने वाले हो, ये सब भूल ही जाना। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप अपने आप पर भरोसा करके 2 दिन आपके पास हैं या जितना भी दिन आपके पास हैं, तब तक आप अच्छे से रिवीजन करिए और मैराथन हमारे साथ लगाइए। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आराम से जाके बैठ के एग्ज़ाम दीजिए। मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशल लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आपके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो करूँगा। आप सभी परेशान मत होइए। थोड़ा सा मेरे साथ परेशानी हो जाता और इसीलिए मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला सवाल है गुरुत्वीय त्वरण बल का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया हुआ था ये था आपका न्यूटन। गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का समीकरण क्या आता है? तो ये छोटा जी का जो समीकरण आता है ये होता है आपका छोटा जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगला सवाल है गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर समान क्यों होता है? तो पृथ्वी पर समान होने के पीछे इसका जो रीज़न होता है यह है पृथ्वी का द्रव्यमान समान होता है, पृथ्वी का आकार बराबर होता है, पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर समान होती है। तो इन सभी कारणों से आपका जो है जी सभी जगह समान होता है। अगला आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका द्रव्यमान और दूरी के ऊपर। आप जब फार्मूला लिखते हैं छोटा जी बराबर बड़ा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, या डी स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये जी हो गया और ये दूरी हो गया। जी नहीं, ये माफ करेगा, ये मास हो गया यानी द्रव्यमान हो गया और नीचे दूरी हो गया, और जी आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगला है किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय बल का मान आवश्यक क्यों होता है? तो इसका मान आवश्यक होता है वस्तुओं के वजन मापने के लिए, यानी जी का वैल्यू की बात कर रहा है। आप वज़न जब नापते हैं तो वहाँ पे कहता है वेट बराबर एम जी, तो वहाँ पे जो जी है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा समान दूरी पर समान ऊंचाई से वस्तु कैसे गिरती है? तो ये गिरती है आपका एक ही समय में। इसके बाद है किसी वस्तु का भार क्यों बदलता है? तो भार बदलने के पीछे जो रीज़न होता है वस्तु का स्थान बदलने पर। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का माप किस इकाई में होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण को जो हम मापते हैं ये मापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ऐसा ही तो लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही तो लिखते हैं। इसके बाद है गुरुत्वीय बल का मानांक किसे दिया जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो पृथ्वी की रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। इसके बाद है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है, जबकि भार क्या होता है, बदलते रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर वस्तु का पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो इसके पीछे जो रीज़न होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के बल से क्या होता है, कम होता है, इसी कारण होता है।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था W बराबर कितना mg, m बराबर 6 है तो g से मल्टीप्लाई कर दीजिए। g से मल्टीप्लाई मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करिए या 10 से भी मल्टीप्लाई करिए तो अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल है चंद्रमा पर 98 न्यूटन का भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो पृथ्वी के ऊपर जो है आपका 98 न्यूटन हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 588 न्यूटन हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर 1.67 न्यूटन भार किसके बराबर होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा आपका 10 न्यूटन के बराबर। अगला सवाल है चंद्रमा पर 10 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु का भार क्या होगा। तो इसका जो भार हो जाएगा आपका 16.33 न्यूटन। इसके बाद है चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार से कितना अनुपात होता है। तो ये अनुपात कितना होता है, ये होता है आपका 1/6, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। दाब का परिभाषा क्या होता है, तो दाब का जो सूत्र अगर आपको पता होगा आप सिंपली लिख सकते हैं। प्रेशर बराबर होता है, यानी दाब बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी, किसी क्षेत्र पर बल का अनुपात, यानी किसी क्षेत्र पर बल का अनुपात। आगे बढ़ते हैं, अगला है दाब की एसआई यूनिट बताना है। तो दाब की एसआई यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जब आप पैरों के बल खड़े होते हैं तो दाब का प्रभाव कहाँ अधिक होता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है पैरों के तल के ऊपर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दाब और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो होता है दाब क्षेत्रफल का उल्टा होता है। आगे देखते हैं पास्कल समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो पास्कल के समीकरण को जो व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है आपका दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो दाब होता है ये आपका जो है क्षेत्रफल का उल्टा होता है। देखिए ये दाब और ये क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब अगर घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगला सवाल है रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव कैसे बदलता है। तो ये आपका जो है दाब घट जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। पैरों के तल का क्षेत्रफल कम करने से क्या होता है। तो पैरों के तल का अगर आप क्षेत्रफल कम करते हैं तो फिर उससे दाब बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी के गुटके को 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर वाले विमाओं पर रखे जाते हैं तो दाब क्या होगा। तो दाब कैलकुलेट करना है। तो दाब कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, P बराबर एफ अपॉन ए। एफ यानी फोर्स हो गया, ए अपॉन एरिया हो गया। तो एरिया आप यहाँ पहले निकालिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। आगे यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब किससे सीधे संबंधित होता है। तो दाब का संबंध जो होता है ये आपका सीधा सीधा होता है बल के साथ में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जब आप लिखते हैं P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर FA, तो सीधा सीधा कौन है, तो सीधा सीधा रिलेशन इसी के साथ में है। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, बल घटेगा तो आपका दाब घटेगा। ये हो गया सीधा सीधा रिलेशन। अगला सवाल है दाब को किस इकाई में मापते हैं। तो दाब को मापते हैं पास्कल के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी के सतह पर लोहे की कील डूब क्यों जाती है। तो पानी की सतह के ऊपर जो है लोहे की कील डूब जाती है घनत्व के कारण। और मैं आपको, आप मेरे चैनल पे एक शॉर्ट्स देख लीजिएगा, 2 से 3 दिन के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोहे की कील होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते भी हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप उस शॉर्ट्स को देख लेना। आगे है कॉर्क पानी की सतह पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो होता है आपका घनत्व के कारण। तो ऑप्शन कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावन बल का प्रभाव किन वस्तुओं पर लागू होता है। तो ये होता है आपका
तरल और गैस के ऊपर लागू होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है आपका विस्थापित तरल के भार के ऊपर निर्भर करता है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाने के बाद डोरी से ऊपर खींचा जाता है तो उत्प्लावन बल में कमी क्यों नहीं होती है? तो अगर इसकी ऑप्शन देखें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व समान रहता है। अगला सवाल है, उत्प्लावन बल किस कारण वस्तु पर प्रभाव डालता है? तो ये डालता है आपका तरल द्वारा विस्थापित भार के कारण, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हाइड्रोमीटर में। किसी सामग्री का घनत्व किसके बराबर होता है? तो ये घनत्व होता है वस्तु के द्रव्यमान के मात्रा का अनुपात पर। घनत्व के सिद्धांत का परिपक्व कौन पदार्थ है? तो इसकी अगर बात करें तो यह है सोना। तो ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 10.8, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व का मानक क्या होता है? तो इसका जो मानक होता है ये होता है ऑप्शन सी, यानी इसका कोई भी मानक नहीं होता है। आपेक्षिक वर्ड आता है तो उसका कोई भी यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है? तो इसका नियम होता है आकर्षण बल से संबंधित, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल असर अधिकतम कहाँ पे होता है? तो इसका असर सबसे अधिक होता है धरती के तल पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार किससे संबंधित होता है? तो किसी वस्तु का भार जो है ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होता है। इसके बाद है, व्यवहार में वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा जो होता है ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के परिवर्तन के कारण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, सबसे तेज कौन सी वस्तु तरल में डूबती हैं? तो ये डूबती है आपका जो अधिक घनत्व की हो, यानी जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा वो सबसे पहले डूबेगा, जिस वस्तु का घनत्व कम हो वो वस्तु बाद में डूबेगा। या ऐसा हो सकता है कि ना भी डूबे, वो तैरने लगे। अगला सवाल, अपेक्षित घनत्व किसका अनुपात होता है? तो अपेक्षित घनत्व जो होता है ये आपका किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फिल्ट्रेशन का मुख्य काम क्या होता है? तो ये होता है तरल मिश्रण से ठोस पदार्थों को अलग करना, ये होता है फिल्ट्रेशन। आप अपने घर में जो आरओ लगाते हो ये इसी के ऊपर काम करता है। अगला सवाल है, छानने की प्रक्रिया यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में किस उपकरण का उपयोग होता है? तो इस प्रक्रिया के अंदर जो है फिल्टर पेपर और फानल का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खोलाई मिश्रण और निलंबित मिश्रण में अंतर क्या होता है? तो इसमें जो अंतर होता है, खोलाई मिश्रण कण में छोटे होते हैं जबकि निलंबित मिश्रण के कण होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे कहता है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 केजी की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा? तो इसकी परिमाण की अगर बात करें तो ये होता है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, यदि चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है चंद्रमा की तुलना में। इसके बाद हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? यदि तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान चौगुने कर दिए जाएं, तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? तो ये नियम जो है खगोलीय पिंडों की गति को बताता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त पतन का क्या कारण है? तो मुक्त पतन के पीछे का जो कारण है ये है आपका गुरुत्वीय बल, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, पूरा का पूरा मैराथन 1600 क्वेश्चंस का। अगला सवाल है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं वज़न, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का लगभग 1/6 गुना होता है और एक 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार इसका क्या होगा। तो इसका जो भार हो जाएगा ये हो जाएगा 98 न्यूटन और उसके बाद फिर 16.33 न्यूटन। अगला है कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। जी का वैल्यू आपका 10 हो गया और पत्थर द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई को बताना। तो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 मीटर। अगला सवाल है कोई पत्थर 100 मीटर की ऊंची मीनार से चोटी की ओर गिराया जाता है और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंका गया। तो तय कीजिए दोनों कब मिलेंगे आपस में। तो ये मिलेगा आपका 4 सेकंड के बाद 87.5 मीटर ऊपर। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को बताना है। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, सूर्य का द्रव्यमान दे रखा है, तो दोनों के बीच का औसत दूरी भी दे रखा है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के पास आ जाती है। तो ज्ञात कीजिए गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितना था। तो ये हो जाएगा आपका 41 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो ये जो दिशा होता है ऊपर की ओर होता है। जब आप डुबोते हैं पानी के अंदर तो आपका बल जो है उत्प्लावन बल जो है ऊपर की दिशा की ओर लगता है। अगला सवाल है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुट्ठे को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो ये आने के पीछे का जो रीज़न होता है उत्प्लावन बल अधिक होता है, इसी कारण वो ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। अगला सवाल है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व होता है और 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पदार्थ जो है तैरेगा या डूबेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये डूब जाएगा। उत्प्लावन बल से इसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, इस कारण ये डूब जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपसे कहता है कि कार्य का वैज्ञानिक संकल्पना क्या होता है। तो ये होता है आपका बल, जो कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगाने वाला स्थानांतरण होना क्या कहलाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं कार्य। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी लड़की का ट्रॉली को खींचना क्या दर्शाता है। अगर कोई लड़की एक ट्रॉली को खींच के जा रही है तो ये चीज़ दिखाता है उसकी कार्य क्षमता को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है ये होता है स्थिति परिवर्तन। यदि फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन तथा आपको डिस्टेंस दे रखा है यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 1 मीटर, तो बल द्वारा कार्य कितना होगा ये बताना है। तो कार्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 न्यूटन मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, W बराबर क्या होता है, तो Fs होता है। आप इस पर सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल है किसी वस्तु पर होने वाले कार्य का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है ये होता है आपका जूल। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कार्य को दर्शाता है। तो यहाँ पे कार्य को अभी मैंने आपको दिखाया था, इसका फार्मूला क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका W बराबर Fs cos थीटा, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद है यदि किसी वस्तु पर F न्यूटन बल लगता है और वह S मीटर विस्थापित होती है तो समीकरण W बराबर Fs के अनुसार कितना होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका F इंटू एस, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यदि कोई 5 न्यूटन बल वस्तु पर 2 मीटर की दिशा में कार्य करता है तो किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा। तो इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10 जूल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बल द्वारा किए गए कार्य में क्या होती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये बल द्वारा किए गए कार्य में क्या होती है। तो ये होती है आपका गुणनफलिक होती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी वस्तु पर काम करने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कार्य।
बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है? तो ऋणात्मक माना जाता है जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत लिया जाता है तब। इसके बाद है ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है? तो ऊर्जा का उपयोग जो है ताप का उत्पादन, वस्तु का निर्माण, विद्युत का उत्पादन, इन सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की मात्रा का माप किस इकाई में होता है? तो इसका जो माप होता है ये होता है जूल में, यानी ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। इसके बाद है किसी वस्तु में ऊर्जा तभी है जब वह डैश करती है, तो जब वह क्या करती है? तो कार्य करती है। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो किसके द्वारा प्रकृति में प्रकट होती है? तो ये होती है आपका वाष्पीकरण के द्वारा प्रकृति में प्रकट होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप ट्रॉली गति करता है? तो ट्रॉली के गति करने के पीछे का कारण है विभव ऊर्जा से गतिक ऊर्जा। इसके बाद है गतिक ऊर्जा को प्रायोगिक रूप से कैसे दर्शाया जा सकता है? तो इसको दर्शाया जा सकता है ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तमस का स्थान परिवर्तन कौन से तत्व में होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका जल। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है स्रोत प्रकाश के जल में मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी आप देखते हैं अगर कोई चीज़ है पानी में डालते हैं, यदि कोई एक लकड़ी डालते हैं पानी में तो आपको मुड़ा हुआ दिखता है। तो वही पूछ रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? तो इसके पीछे का रीज़न होता है अपवर्तन, और ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम बदल रहा है तो ये अपवर्तन कहलाता है। आगे देखते हैं, और अगर एक माध्यम से आता है और उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाता है तो फिर वो परावर्तन कहलाएगा। अगला सवाल है स्रोत से दूर होते हुए प्रकाश की दिशा में बदलाव को आप क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं अपवर्तन। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जंतु शरीर में संचारण के लिए किसका उपयोग करता है? तो ये जो उपयोग करता है आपका विद्युत आवेग और खून दोनों का करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नाड़ी का संचालन किसके द्वारा होता है? तो नाड़ी का संचालन होता है आपका मस्तिष्क और आवेग, विद्युत आवेग दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु में शरीर उत्परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो ये जो होते हैं डीएनए में परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु शरीर में किस संकेत को मस्तिष्क पहचानता है? तो मस्तिष्क पहचानने का काम करता है प्रकाश और ध्वनि संकेत दोनों के माध्यम से। इसके बाद अगला सवाल कौन सा है? ये कहता है आपसे कौन सी विधि जीवों में बुरी तरह से प्रभावित होती है? तो ये होती है आपका विद्युतीय संकेतन। इसके बाद है मस्तिष्क में संकेत पहचानने की मुख्य विधि कौन सी होती है? तो ये विधि होती है विद्युत संदेश। इसके बाद है मानव शरीर के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संदर्भ में एड्रेनलिन हार्मोन क्या प्रभाव रखता है? तो एड्रेनलिन के माध्यम से सहज लड़ाई या फिर भागना, ये दोनों काम होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि विद्युत आवेग के प्रभाव के लिए प्रशिक्षित अंगों का परिचय सीमित होगा तो फिर क्या होता है? तो फिर जो है प्रतिक्रिया में विलंब होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कार्डियक पेशियों में किस प्रकार की भ्रामकता होती है? तो इसके अंदर जो होती है ये होती है आपका तेज और धीमी धड़कन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जीवों में समीप अस्थायी परिवर्तन होने पर किस सक्रिय प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका लड़ाई या भागने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए राइट हो जाए। किस प्रक्रिया के माध्यम से हार्मोन ऊतक में प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं? तो ये करते हैं सूचना का परिवहन के माध्यम से। पीनियल ग्रंथि का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम होता है नींद और जागरण का नियंत्रण करना। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा।